जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी का महासमाधि दिवस है। देखा जाए संगत तो ये आज सभी संगत के लिए दुख भरी घटना है कि आज हमारे गुरु जी हमारे बीच में नहीं है। उन्होंने अपना शारीरिक चोला छोड़ दिया है। लेकिन संगत जी, मैं कहूंगी कि गुरु जी की महासमाधि एक विशेष घटना है उन भक्तों के लिए, उन संगतों के लिए जो हमेशा से चाहते थे कि गुरु जी हमेशा उनके साथ रहे। संगत जी, आज का महासमाधि दिवस गुरु जी के शरीर के भौतिक रूप को छोड़ देने का प्रतीक है, लेकिन उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा हमेशा उनके भक्तों के साथ, उनकी संगतों के साथ रहती है। गुरु जी की महासमाधि सभी संगतों को सिखाती है कि जीवन क्षणभंगुर है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान और प्रेम अमर है और हमें इस भौतिक दुनिया से ऊपर उठकर आध्यात्मिक जीवन जीना चाहिए और हमें जीवन को एक रचनात्मक और आनंदमय यात्रा के रूप में देखना चाहिए। हमें अपने अंदर के ज्ञान को जगाना चाहिए और अपने आप को जानना चाहिए। संगत जी, अंत में मैं अपने भाव को प्रकट करने के लिए गुरु जी के चरण कमलों में अपने कुछ शब्दों को प्रकट करना चाहती हूँ। मैनू गुरुआ दे द्वारा तो हटाए कोई ना, मैनू गुरुआ दे द्वारा तो हटाए कोई ना, सच्चे गुरु द्वारा तो हटाए कोई ना। बड़े जन्मा दे बाद सच्चा गुरु मिलिया, ए दे बिना आवागमन छुड़ाए कोई ना। बड़ा पक्का ए मैनू रंग राज मिलिया, ए दे रंग विच होर रंग आए कोई ना। मेरी प्रीत है निराली, मेरा प्रीतम है निराला, मेरे प्रीतम दी प्रीत विच आए कोई ना। निराकार साकार धर आया जग में, निराकार साकार धर आया जग में, ए दे बिना ज्ञान अमृत पिलाए कोई ना। मैनू मेरे गुरुआ दे द्वारे तो हटाए कोई ना, सच्चे गुरु द्वारे तो हटाए कोई ना। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत बहुत सुंदर है। गुरु जी की प्यारी पुरानी संगत और बहुत बहुत ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। संगत जी, मैं सत्संग के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं कहूंगी, सिर्फ इतना ही कहूंगी कि आज का ये सत्संग इस बात का वैलिडेशन देता है कि गुरु जी महाराज वाकई में हम सभी संगत के बीच में मौजूद हैं। गुरु जी साक्षात अपनी संगत के साथ हैं। गुरु जी हमें सुन रहे हैं, हमारी हर बात को जानते हैं, उन्हें सब कुछ पता है और गुरु जी अपनी संगत से बहुत बहुत प्यार करते हैं। बस मैं इतना ही कहूंगी कि आप सभी लोग आज का सत्संग सुनिए और गुरु जी के प्रेम में सराबोर हो जाइए। उस परमपिता परमेश्वर को, साक्षात महाशिव को, जो हम सभी इंसानों के कर्म काटने के लिए इंसानी चोला पहनकर इस धरती पर आए और हमें कष्टों से मुक्त कराया और आज भी करवा रहे हैं और जन्मों जन्मों तक करवाते रहेंगे। ये आज का सत्संग संगत जी हम सभी संगत की तरफ से हमारे गुरु के प्रति एक भाव भरी, एक प्रेम भरी सच्ची श्रद्धांजलि है। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने और सत्संग को अधूरा बिल्कुल भी ना छोड़ें। संगत जी, आज तो मुझे कहने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि आज का ये सत्संग आप सबके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आया है, अनंतम ब्लेसिंग्स लेकर आया है, आपके कई सारे सवालों के जवाब लेकर आया है। संगत जी, आज का सत्संग पूरे भाव, पूरे दिल के साथ सुनिए। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की बहुत पुरानी संगत, बहुत प्यारी संगत और ब्लेस्ड संगत रमन आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी। सच्चे बादशाह के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की साथ संगत को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। संगत जी, गुरु जी ने जब महासमाधि दिवस पर अपना चोला छोड़ा, उसके कुछ ही दिनों पहले हम गुरु जी महाराज के साथ थे। हम लेट नाइट उन्हीं के साथ बैठे हुए थे। संगत जी, रात में जो सेकंड लंगर होता है तो हम रात के 1:30-2 बजे तक गुरु जी के पास थे। वहाँ मेनका गांधी भी थी और जब संगत जी सेकंड लंगर लगा तो सबसे पहले एंटर होने वाली मैं ही थी और मैं गुरु जी के पास जाकर जैसे ही बैठने लगी तो गुरु जी ने मुझे इशारा करके कहा कि पीछे जाके बैठ जा। मुझे बड़ा आश्चर्य भी हुआ कि गुरु जी ने सबके सामने मुझे पीछे जाकर बैठने के लिए कहा। अक्सर तो गुरु जी मुझे अपने पास ही बिठाते हैं और जब संगत जी मैंने पहला कदम रखा था तो बस गुरु जी ने चुटकी मारते हुए कहा, ऐथे उठ तो सबसे पीछे जाके बैठ जा। और संगत जी, जब मैंने गुरु जी से ऐसा सुना, जब ये वाइब्रेशन मुझे गुरु जी से मिली तो मैं बहुत अपसेट हो गई और संगत जी, बस मैंने एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि गुरु जी ने बहुत तेज दहाड़ते हुए चिल्लाया, दफा हो। और संगत जी, हमें कभी दफा हो वाला आशीर्वाद मिला ही नहीं था और ना ही संगत जी हमें ये पता था कि गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं। और जब गुरु जी ने ऐसा चिल्लाया तो हम
लिटरली बहुत तेज कांप रहे थे। और संगत जी बस हमने 1-2 कदम और उठाए ही होंगे तो गुरुजी ने बहुत तेज जोर से चिल्लाकर कहा, तब तो पीछे दफा हो। और जब संगत जी गुरुजी ने दूसरी बार चिल्लाया तो फिर मैं अपने आंसुओं पे कंट्रोल नहीं कर पाई। मेरी आंखों से आंसू बह निकले और संगत जी रोते रोते हम बस 1-2 कदम और आगे बढ़ा ही रहे थे कि गुरुजी तीसरी बार बहुत जोर से दहाड़ते हुए चिल्लाए, जाओ दफा हो। और संगत जी जिस प्रकार तीसरी बार गुरुजी महाराज दहाड़ते हुए गरजते हुए चिल्लाए, इस बार मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई। मैं फुट फुट कर संगत जी रोती रही और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, हिचकियां भर भर के मैं रो रही थी। और वहाँ पर और भी संगत खड़ी थी लेकिन किसी की हिम्मत ही न हो कि कोई चटाई पर बैठ जाए। और संगत जी ये सब सुनकर जो भी संगत थी वो कैबिनेट के पास में जो चटाई बिछी हुई थी वो धीरे धीरे वहाँ बैठने लगी। और उस समय संगत जी अश्विनी वर्मा अंकल भी थे जो हमारी तरफ देख करके मुस्कुराए और हमें इशारा करे। और संगत जी ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि सारी संगत की नजर मेरे ऊपर ही थी। और संगत जी मैं फुट फुट कर रो रही थी और मैं मन ही मन सोच रही थी कि आज गुरुजी ने मुझे सबके सामने इतना बुरा डांटा है, मैं आज के बाद कभी गुरुजी के पास नहीं आऊंगी। जैसे तैसे संगत जी हम चटाई की किसी दूसरी तरफ बैठे और बड़ी मुश्किल से हमने वहाँ पर लंगर खाया। अब जब संगत जी लंगर प्रसाद खत्म हुआ तभी वहाँ पर कड़ा प्रसाद आया और संगत जी गुरुजी ने खूब भर भर कर मेनका गांधी को कड़ा प्रसाद खिलाया। और संगत जी हमारे अंदर से ऐसी टीस सी उठी, ऐसी जलन सी उठी कि देखो मेनका गांधी को दे रहे हैं और हमें नहीं दे रहे गुरुजी। और सडनली संगत जी मेनका गांधी ने कहा कि गुरुजी बहुत पेट भरा हुआ है, हमसे नहीं खाया जा रहा। और गुरुजी ने उन्हें कड़ा प्रसाद और देना शुरू कर दिया। और फिर बाद में संगत जी हमको भी प्लेट में भर भर के प्रसाद मिला और एक प्लेट में 2-2 3-3 लोगों ने खाया। संगत जी रात के 2 बजे तक हमने कड़ा प्रसाद खाया और सब अपने घर के लिए निकलने लगे। जाते वक्त संगत जी सभी लोग स्माइल कर रहे थे, हंस रहे थे, लेकिन मेरी आंखों से आंसू बंद ही नहीं हो रहे थे। और फिर भी संगत जी हम हिम्मत करके गुरुजी के पास बैठे रहे। मैं तो ये कहूंगी कि शायद ये हमारी हिम्मत थी। और उसके बाद संगत जी अश्विनी अंकल ने हमें अपना सत्संग शेयर किया कि किस प्रकार गुरुजी ने उन्हें दफा हो कहा था और फिर बाद में वो भी हमारी तरह बच्चों की तरह फुट फुट कर रो रहे थे। और बाद में गुरुजी ने उन्हें बुलाया और उनसे कहा, कमलिए मैंने फलाना सु दफा हो कहंदा तेनू थोड़ी किया, चल अंदर आके भेजा। और फिर अश्विन अंकल ने हमें कहा ये तो भंगड़ा करने वाली बात है और जब भी गुरुजी किसी को ऐसा कहते हैं तो सब खुशी में झूम उठते हैं, नाचते हैं। और संगत जी हम बाद में शांत हुए और शांत भी तब हुए संगत जी जब गुरुजी महाराज महासमाधि ले चुके थे कि हम आज के बाद लौट कर नहीं आएंगे। अच्छा संगत जी गुरुजी ने 2-3 संगत को शराब के अल्कोहल के 2-3 पैक्स पीने के लिए ब्लेस किया है कि जा तू घर जाके 2-3 पैक ले लिया कर। लेकिन संगत जी हमने जिंदगी में कभी भी गुरुजी के पास किसी को भी ऐसे ड्रंक स्टेट में आते हुए नहीं देखा कि बहुत शराब पीकर गुरुजी के पास कोई आकर बैठा है। अगर गुरुजी ने किसी को कहा तो वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स के नाते अपने घर में 2-3 पैक पीकर आते हैं। लेकिन मुझे गुरुजी ने कहा कि तुम एक बूंद भी शराब नहीं पियोगी। एक्चुअली संगत जी मैं भी अपने हस्बैंड के साथ ड्रिंक्स ले लिया करती थी, लेकिन जब हस्बैंड से सेपरेट हुई तो रात में भी कई बार 1-2 पैक ले लिया करती थी। लेकिन जब गुरुजी महाराज ने मुझे ये कहा कि तुम एक बूंद भी शराब नहीं पियोगी, और जिस दिन संगत जी गुरुजी ने कहा उसके बाद तो संगत जी अगर कोई हमारी साथ वाली बिल्डिंग में भी कोई शराब की बोतल खोल दे तो वॉमिटिंग हो जाती थी। और संगत जी अल्कोहल, ये शराब मेरी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए डिसअपियर हो गई, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज की वजह से, उन्हीं की कृपा से। और संगत जी मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ से, अब तो मैं उसकी स्मेल तक नहीं ले सकती। और जब संगत जी गुरुजी ने महासमाधि ले ली तो चंडीगढ़ से एक आंटी का मेरे पास फोन आया और उन्होंने पूछा कि क्या ये बात सच है कि गुरुजी ने महासमाधि ले ली है। और संगत जी जो आंटी थी उनका नाम भूपिंदर कौल आंटी है और वो गुरुजी की बहुत बहुत पुरानी संगत है, उनके पास बहुत सारे सत्संग हैं। और जब गुरुजी चंडीगढ़ में थे तब से वो गुरुजी के साथ थी। तो जब गुरुजी ने ये कहा था कि बहुत माड़ा समय आएगा, ऐसी कई सारी बातें जो कही थी, वो आंटी इस चीज की गवाह है जिनके सामने गुरुजी ने सारी बातें कही हैं। और जब संगत जी हमारे पास ये खबर आई कि गुरुजी ने महासमाधि ले ली है, हम तुरंत दौड़कर एम्पायर स्टेट गए। वहाँ जाकर देखा कि सभी संगत बहुत उदास बैठी है। और हमने क्या देखा संगत जी कि गुरुजी की गद्दी पर जहाँ वो हमेशा बैठते थे वहाँ आज वो नहीं बैठे हैं। उनकी गद्दी पे गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ है और फूल चढ़ाए हुए हैं। और संगत जी मैं उस स्टेज में थी कि मैं ये विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि ऐसा भी कुछ हुआ है। और एक चीज संगत जी और मेरे साथ हुई, उन दिनों संगत जी गुरुजी की एक फोटोग्राफ हुआ करती थी ऑरेंज कलर की, और उन दिनों संगत जी फोटोग्राफ में या कैलेंडर में गुरुजी की यही फोटो मिलती थी। तो संगत जी हमको एक टेबल कैलेंडर मिला था 2001 में। तो संगत जी हमें गुरुजी की जितनी भी फोटोग्राफ्स मिली थी उन सबका हमने कोलाज फॉर्म बनाकर एक कार्डबोर्ड के ऊपर फ्रेम करवा के रखी थी। और अचानक से संगत जी मेरा लेफ्ट हैंड उस कोलाज पे टकराया और वो नीचे गिर गया और गुरुजी की फोटो फ्रेम टूट गई। संगत जी मैं बहुत डर गई, मुझे लगा कि शुभ संकेत नहीं है। और ये फोटो फ्रेम तो मैंने कितने प्यार से बनाई थी, गुरुजी की एक एक फोटो को हमने कितने प्यार से सहेज के रखा था। और उसी के 2 मिनट में संगत जी कॉल आया था कि गुरुजी ने महासमाधि ले ली है। और ये खबर सुनकर संगत जी मैं डाइजेस्ट कर ही नहीं पा रही थी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। उसके बाद संगत जी जब मैं एम्पायर स्टेट गई और जहाँ पर गुरुजी की गद्दी थी, और जैसे ही मैंने वहाँ पर मत्था टेका, वहाँ पर जोर से गरजती हुई गुरुजी
गुरुजी की आवाज सुनाई दी। संगत जी, गुरुजी की गद्दी से इतनी कस के आवाज आई, चल एक भी आंसू नहीं बहाना, मैं थे ही बैठा, चल बेजा सामने। और सबनू के कि कोई रोन दी लोड नहीं। और संगत जी, जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सारी लेडीज़, सारी संगत रोए जा रही थी और उनको रोता देखकर संगत जी मुझे और रोना आ रहा था और गुरुजी मुझे डांटे चले जा रहे थे। और बस संगत जी, मैं गुरुजी की गद्दी को लगातार देखे जा रही थी। गुरुजी ने कई बार आउट ऑफ द बॉडी कई बार एक्सपीरियंस करवाया है कि वो हैं। खैर संगत जी, जब हम लोग वहाँ पर बैठ गए तो वहाँ पर शब्द चल रहे थे। और जैसा कि आपको पता है संगत जी कि गुरुजी के दरबार में बहुत सारे मिनिस्टर्स आते थे, उन्हीं में से एक सरीन अंकल भी आते थे। और जब शब्द चल रहा था संगत जी, तो अचानक सरीन अंकल गुरुजी की गद्दी की तरफ देखने लगे बहुत ध्यान से। और तब शब्द चल रहा था, सतगुरु में तेरी पतंग। और वहाँ पर गुरुजी की जोत जल रही थी और वहाँ पर गुरुजी का एक छोटा सा स्वरूप रखा हुआ था। सरीन अंकल की नजर उस जोत पर गई और फिर गुरुजी के फोटोग्राफ पर। और तभी सरीन अंकल मेरी तरफ देखने लगे। और संगत जी, जैसे ही शब्द पूरे हुए और हम लोग सब उठे तो सरीन अंकल ने मुझे कहा कि रमन आंटी, क्या 2 मिनट आपके मुझे मिलेंगे? मैंने कहा हाँ जी अंकल, बताइए। संगत जी, सरीन अंकल मुझे कहने लगे कि आंटी, आज गुरुजी का जो स्वरूप है, जो फोटो है, वो आपके फेस में बदल गया। और अंकल ने मुझे कहा कि गुरुजी मुझे बार बार कह रहे हैं कि जब तक तुम्हारा तप पूरा नहीं हो जाता तुम्हें माँ काली का रूप लेना होगा। और मैं मन ही मन सोच रही थी कि गुरुजी, मैं क्यों महाकाली का रूप लूंगी? मैं तो ऐसी हूँ भी नहीं, मैं तो बहुत शांत व्यक्ति हूँ और मैं तो हमेशा लड़ाई झगड़ों से दूर रहती हूँ। और अगर किसी को हमारे साथ कुछ भी करना होगा वो कर लेगा, हम तो ऐसी जगह से खसक लेते हैं। संगत जी, मैं यही कहूंगी कि एक ईश्वर और एक गुरु ही हमारी दुखों का अंत कर सकते हैं और यहीं पर आकर हमें खुशियां भी मिलती है। यहीं पर आकर संगत जी हमारे दुखों का निवारण होता है, क्योंकि संगत जी हमें पता है, नानक दुखिया सब संसार, हमारे दुखों का अंत केवल और केवल गुरु के चरणों में होता है। संगत जी, मैं बाहर आई और मैंने सबसे कहा कि गुरुजी वहीं पर गद्दी पर विराजमान हैं और गुरुजी दिख रहे हैं, गायब हो रहे हैं, गुरुजी की फ्लैशेस आ रहे हैं। और मैंने कहा कि मैं मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि गुरुजी यहाँ पर नहीं है, वो हमारे साथ ही है, हमारे पास ही है। और संगत जी, सभी लोग दहाड़े मार मार के रो रहे हैं और मैं भी उनके साथ दहाड़े मार मार के रोती भी जा रही हूँ और ये भी कहती जा रही हूँ कि नहीं, मुझे पता है कि गुरुजी कहीं नहीं गए हैं, वो यही हैं, मुझे दिख तो रहे हैं। और जैसे गुरुजी एम्पायर स्टेट में बैठा करते थे वो दिख रहे हैं मेरे को, आप लोग समझते क्यों नहीं है? फिर संगत जी, सारे संगत भी रोए, मैं भी रोए जाऊं। और संगत जी, ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा था और तभी मुझे वापस गुरुजी की डांट सुनाई दे जाती है। मेरे कान में गुरुजी की क्लियर आवाज आती है कि तू क्यों रोंदी पई है, तेनू किया था एक भी आंसू नहीं बहाना। संगत जी, मैंने अपने आंसू पहुंचे, मैंने पानी पिया और मैं बाहर आई। और संगत जी, मुझे रियलाइज हुआ कि जैसे गुरुजी चोले में थे वैसे गुरुजी आज भी हमारे साथ हैं। ही ऑलवेज देयर। जय गुरुजी का नारा हम हरदम भरते हैं, हर श्वास में तेरा ही नाम रखते हैं। संगत जी, हम उन दिनों जब तक गुरुजी हमें चोले में दिखते थे हम उनके चरण पकड़ लेते थे, उनकी जूतियां मत्थे पर लगा लेते थे और उनकी जूतियों को चूम लिया करते थे। और जब संगत जी सब कुछ नहीं कर पा रहे थे, धीरे धीरे समय बीता, हमारे अंदर संगत जी एक उदासी सी छाने लगी। इस फीलिंग के बावजूद संगत जी की गुरुजी महाराज हर पल हमारे साथ हैं। संगत जी, मैं अंदर से बहुत शैटर्ड हो चुकी थी। फिर संगत जी 777 की डेट आई, 777, 7 जुलाई 2007। और उस दिन संगत जी मैंने अपने पास, अपने आसपास एक बहुत बहुत डिवाइन एनर्जी को फील किया। और संगत जी, मुझे गुरुजी की बहुत ज्यादा प्रेजेंस दिखने लगी। संगत जी, मैं अपनी मम्मी के घर पर थी, वहाँ पर गुरुजी की गद्दी लगी हुई थी। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी ऐसे हवा में उड़ते हुए से आए और उस वक्त संगत जी हम लोग सो रहे थे। और जब गुरुजी उस कमरे में उड़कर आए और एकदम से जोर से चिल्लाकर कहने लगे, चल उठ। संगत जी, मैंने अपनी आंखें खोली, मैंने उठकर देखना चाहा कि ये कौन है कमरे में। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, इतनी चकाचौंध रोशनी थी कमरे में जैसे कि कोई सूरज हमारे कमरे में आ गया हो। संगत जी, मैंने अपनी आंखें मसली और ध्यान से देखने की कोशिश की तो क्या देखती हूँ कि गुरुजी महाराज अपनी गद्दी पर विराजमान हैं और वो हवा में फ्लोट कर रहे हैं। संगत जी, ऑरेंज कलर का उनका चोला था और उनकी गद्दी के नीचे क्लाउड्स फ्लोट कर रहे थे। संगत जी, उनका चेहरा बहुत चमक रहा था। गुरुजी बहुत प्यारी स्माइल दे रहे थे और जैसे वो हैंडसम लगते थे वैसे ही हैंडसम लग रहे थे। और गुरुजी ने मुझसे कहा, चल उठ, मैं तेरे कोलो बहुत बड़े काम कराने ने। और बस संगत जी, मैंने अपनी आंखों को रब किया और ब्लिंक किया ही था कि गुरुजी डिसअपियर हो गए। उसके बाद संगत जी हमारे कान में भन 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 नॉन स्टॉप आवाजें आती थी। बानियां एक के बाद एक डिक्टेट हो रही थी और सब कुछ पोएटिक फॉर्म में। और हर वाणी के बाद, हर पैराग्राफ के बाद में राइट 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 आवाज आ रही थी। और अगर संगत जी थकान से हमारी आंखें बंद हो जाती तो हमारे कान में एक अजीब सी आवाजें आने लगती। और संगत जी, हम लिखते जा रहे हैं
और जब हम संगत जी सोते थे तो गुरुजी हमको दिखाते थे कि हम एक स्टेज पर खड़े हैं और ये सारी वानियां हम सुना रहे हैं और वहाँ पर बहुत सारे मिरेकल्स हो रहे हैं। और संगत जी वही सब मिरेकल्स गुरुजी ने हमारी लाइफ में किए हैं। उसके बाद संगत जी जब मैं कमरे में उठकर आई तो गुरुजी ने मुझे वहाँ पर एक प्रॉपर वाणी दी, मैं हूँ छाया दुनिया पर छाई। और उसके 2 सालों के बाद संगत जी हमें पता चला किसी पंडित से कि जो छाया शब्द होता है वो महापुरुषों के रिफ्लेक्शन के लिए यूज होता है और जो परछाई होती है संगत जी वो दुनियादारी के लिए होती है, दुनिया के लोगों की रिफ्लेक्शन के लिए होती है। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी महाराज ने मुझे कई लैंग्वेजेस में ये वाणियां दी है जिनके शब्दों के अर्थ भी मुझे पता नहीं थे। और बाद में संगत जी मैंने शब्दों के अर्थ ढूंढे और फिर मुझे उनका अर्थ समझ में आया। गुरुजी ने कुछ वाणियां हमें उर्दू में भी दी थी जिसको समझने के लिए संगत जी हमने किसी उर्दू शायर को अप्रोच किया था और तब जाके हमें उनके मतलब समझ में आए। संगत जी सिर्फ मेरा इतना ही काम था कि जो गुरुजी महाराज मुझे बताते जा रहे थे वो मुझे टाइप करना था और लिखते जाना था। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मेरी आंखों के सामने एक सफेद सी स्क्रीन आ जाती थी और गोल्डन अक्षरों में उसके ऊपर वाणियां लिखी हुई होती थी। और संगत जी मैं ठीक वैसे कॉपी कर रही होती थी जैसे कि हम लोग क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड से कॉपी किया करते थे। संगत जी आई एम नॉट एट ऑल ए पोएट, बस गुरुजी महाराज की डिवाइन वॉइस में, डिवाइन अक्षरों में जो भी वाणियां मुझे दिखती गई मैं उसे लिखती चली गई। और उसके बाद संगत जी गुरुजी ने एक वाणी मुझे लिखवाई, चल पथ बिन मोह मेरे माही, मोह किससे निभाना, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना। और संगत जी इस प्रकार की वाणी वो लिखाते चले गए और एक एक शब्द से वो एक्सप्लेन करते चले गए कि किस तरह से गुरुजी बड़े मंदिर में दर्शन दे रहे हैं। और उसी दिन संगत जी जब हम एम्पायर स्टेट में गए उस दिन संगत जी गुरुजी वैसे ही दर्शन दे रहे थे। और संगत जी मैं घर में बैठकर पूरी वाणी लिख रही थी। और संगत जी जब मैं वाणी लिख रही थी तो मेरे लेफ्ट हैंड में सिगरेट थी और मैं राइट हैंड से लिख रही थी। और एक्चुअली पूरा ये सीन लिखते हुए गुरुजी महाराज ने एम्पायर स्टेट में सबको दिखाया और गुरुजी ने वहाँ पर सभी संगत को बता दिया कि मैं उसको एक एक शब्द दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ और वो सब कुछ लिख रही है। और वहाँ बैठी कई संगत को गुरुजी ने ये भी कहा, ऐथे आओ, मैं तो ऐथे बैठा हूँ। और संगत जी झूले पर गुरुजी ने साक्षात दर्शन दिए। और ये महासमाधि के बाद गुरुजी के पहले दर्शन थे बड़े मंदिर में और गुरुजी ने सबको दिखा दिया कि मैं आंटी के थ्रू सत्संग करवा रहा हूँ। और जब संगत जी मैंने सब कुछ लिख लिया और मैं संगत के बीच में गई और जब उनको बताया तो संगत ने मुझे कहा कि आंटी आप बिल्कुल सच कह रहे हो, क्योंकि जो आप कर रहे थे, जो आप लिख रहे थे, एग्जैक्टली गुरुजी ने हमें वही दिखाया कि आपके लेफ्ट हैंड में सिगरेट है और आप अपने राइट हैंड से लिख रहे हो। उसके बाद संगत जी गुरुजी ने मुझे साफ कहना शुरू कर दिया कि तू संगत की आवाज बनेगी। और उसके बाद गुरुजी ने बहुत सारी संगत को सपना दिखाना शुरू किया कि मेरी समाधि अधूरी है, वो कंप्लीट नहीं हुई है। और संगत जी तब तक हम एम्पायर स्टेट जाते थे और जब संगत जी ये ड्रीम दिखाया गुरुजी ने तो हम अंदर से बहुत हिल गए और संगत जी हम लोग बहुत बेचैन होने लगे। और संगत जी हम गुरुजी के बेडरूम में कभी नहीं गए थे तो उन्हीं दिनों गुरुजी का बेडरूम भी खोला गया। और जब हम गुरुजी के बेडरूम में गए संगत जी हमने तुरंत ही गुरुजी की जूतियों को उठा लिया, अपने सीने से लगा लिया, अपने मत्थे से लगा लिया। और संगत जी चारों तरफ गुलाबों की खुशबू फैली हुई थी। और उसके पहले संगत जी गुरुजी ने किसी के सपने में आकर कहा था कि ए वेख मेरा बेडरूम किवे गंदा रखा होया है। और फिर संगत जी जो आहूजा आंटी थी उन्हें सपना आया था, हालांकि संगत जी वो अंदर से बहुत शैटर्ड थी। और फिर उन्होंने गुरुजी के कमरे को पूरा साफ करवाया। बट संगत जी आई वॉज टोटली शैटर्ड। मैं एम्पायर स्टेट गई और बहुत फुट फुट कर रोई और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप पहले जैसे थे मुझे वैसे ही चाहिए, मैं आपके चरण छूना चाहती हूँ। और जैसे आप हमारा हाथ पकड़ लेते थे मैं चाहती हूँ कि आप वैसे ही बैठे। हम आपका चोला, आपका स्टॉल पकड़ के बैठे रहते थे। हम लेफ्ट हैंड से आपका चोला पकड़ कर बैठते थे और राइट हैंड से लंगर खाया करते थे। संगत जी मैं बहुत फुट फुट के रो रही थी। संगत जी मुझे पता चला कि किसी संगत के घर पर श्री श्री रविशंकर जी आए हैं। संगत जी मैं उनके घर चली गई और संगत जी मैंने उनसे कहा कि श्री रविशंकर जी मैं आपके साथ आना चाहती हूँ। और संगत जी उन्होंने बड़ी मस्ती में मुझे कहा आ जाओ आ जाओ। और संगत जी मुझे ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी ही बोल रहे हैं। मैंने आओ देखा ना ताओ, मैं अपने घर गई, मैंने अपने कपड़े बैग्स में पैक किए और संगत जी मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। और मैं लगातार फॉलोअप ले रही थी कि गुरुजी कितने दिन दिल्ली में रहेंगे और अब कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। और संगत जी मुझे पता चला कि वो वापस बेंगलोर जा रहे हैं। तब मुझे ये नहीं पता था कि वो जाएंगे कैसे। और फिर संगत जी मुझे बाद में पता चला कि जो रविशंकर जी हैं वो शाम की फ्लाइट से जा रहे हैं, लेकिन उनके एयरपोर्ट पहुंचने से पहले फ्लाइट का टाइम निकल चुका था। और तब संगत जी मैंने बिना देरी किए अपना बैग पैक किया और स्टेशन की तरफ भागी। और मैंने टैक्सी वाले से पूछा कि भैया बेंगलोर के लिए कितनी ट्रेनें निकलने वाली है। तो वो मुझे कहने लगे कि 2-3 निकलने वाली है और एक तो अभी ही निकलने वाली है। और संगत जी मुझे बिल्कुल श्योर था कि श्री रविशंकर जी इसी ट्रेन से जाएंगे। मैंने फटाफट रिजर्वेशन की टिकट ली और मैं ट्रेन में बोर्ड हो गई। और बाद में संगत जी मुझे पता चला ट्रेन के अंदर कि ये जो ट्रेन है वो 2 रात 2 दिन की थी। और मैं बहुत शॉक्ड हुई। मैंने सोचा कि मैं कहाँ आकर फंस गई। फिर संगत जी मैंने वहाँ पर लोगों से पूछा कि ट्रेन कहाँ जा रही है। और संगत जी ट्रेन में मैक्सिमम लोग तमिल बोल रहे थे। फिर संगत जी मैंने उनसे इंग्लिश में पूछा कि ट्रेन कहाँ जा रही है। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको कहाँ
जाना है? मैंने कहा कि मुझे बेंगलोर जाना है। एंड संगत जी सडनली गुरुजी महाराज अपीयर हुए और मुझे कहने लगे कित्थे जा रही है? मैं तेरे नाल हाँ, मैं तेनू किया हुआ है ना कि तू जिथे भी जाएगी मैनू ही पाएगी। और उसके बाद संगत जी गुरुजी की फ्रेग्रेंस उस पूरी बोगी में आने लगी। और संगत जी हमें तो एक ही चीज आती थी, वो है गुरुजी के सत्संग करना। और उन दिनों संगत जी मेरे पास बहुत सारे नोट्स और फाइल्स बनी हुई थी। और जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे और हम जो भी गुरुजी की फोटोग्राफ्स लेते थे उन सभी फोटोग्राफ्स की एक फाइल बनाई हुई थी। तो बस संगत जी में ट्रेन में वहाँ पे जितने भी पैसेंजर बैठे हुए थे उनको गुरुजी के फोटोग्राफ्स दिखाने लगी और बताने लगी कि हमारे गुरुजी बहुत चमत्कारी गुरुजी हैं और गुरुजी के सत्संग सुनाने लगी। और संगत जी सारा सत्संग में इंग्लिश में सुना रही हूँ। और आप मानो या मत मानो संगत जी, हमारी उस पूरी बोगी के जितने भी पैसेंजर्स हैं वो हमारे कंपार्टमेंट में लटक रहे हैं, झूम रहे हैं और हमारे सत्संग को सुन रहे हैं। और जो टिकट चेकर था संगत जी वो भी हमारे ही कंपार्टमेंट में आकर बैठ गया। और इसी बीच संगत जी बातों ही बातों में मुझे पता चला कि ट्रेन बेंगलोर तो जा रही है पर रास्ते में पुट्टापर्थी स्टेशन आता है। और मुझे पता चला कि श्री श्री रविशंकर जी उस ट्रेन में नहीं आए हैं। तो मैंने कहा कि अगर श्री श्री रविशंकर जी इस ट्रेन में नहीं आए हैं तो कल तक आ जाएंगे, तो हम एक रात पुट्टापर्थी में श्री सत्य साई बाबा के दर्शन करेंगे और फिर बेंगलोर के लिए निकलेंगे। संगत जी मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं बिल्कुल अकेली थी और घर से भाग कर आई थी। संगत जी बाबा के यहाँ पर बहुत सारे मिरेकल्स हुए, बहुत सारे दर्शन हुए जिनका जिक्र संगत जी मैंने अपनी बुक में किया है। और संगत जी वहाँ पर एक स्कूल का बच्चा बाबा के लिए गाना गा रहा था कि अगर हम कहीं खो गए तो हमें ढूंढ लेना। और संगत जी ये सुनकर मैं काफी महीनों तक वहाँ पर रही और बहुत फुट फुट कर रोई। संगत जी इट वॉज माई सोल क्राइंग, मेरी आत्मा रो रही थी और कॉन्शियसली मेरी बॉडी तो चुप हो गई थी लेकिन मेरी अंतर आत्मा बहुत रोई जा रही थी। लेकिन फिर भी संगत जी मेरी बॉडी पर मेरा कंट्रोल नहीं था, मैं लगातार रोई जा रही थी और मेरा गुरुजी महाराज के साथ कनेक्शन हो रहा था। और सडनली सत्य साई बाबा ने अपने हाथ उठाए और मुझे शांत रहने का इशारा किया। लेकिन संगत जी मैं लगातार रोई जा रही थी। और संगत जी मैंने ये चीज गुरुजी को कही कि गुरुजी अगर मैं खो गई तो मुझे ढूंढ लेना। और संगत जी ये उसी हफ्ते का सत्संग है कि मुझे गुरुजी हवा में उड़ते हुए नजर आए और मुझे कहने लगे मैंने अपना गुरु मान दी है ना? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि 2 मिनट के वास्ते अपना पुराना सिम कार्ड फिर से डाल दें, क्योंकि संगत जी मुझे बेंगलोर में जाकर वही का सिम कार्ड डालना था जो कि मैंने बेंगलोर से ले लिया था। और जैसे ही संगत जी मैंने वो सिम डाला उस पर लगातार रिंग आ रही थी और माला दवे नाम की एक लेडी थी बेंगलोर से, उनसे मेरी बात हुई। और संगत जी काफी पुरानी संगत इन आंटी को भी पहचानती है, ये गुरुजी की टाइम की ही है। तो संगत जी इनका मुझे फोन आया कि आंटी मैं बेंगलोर में रहती हूँ, आप कहाँ पर हैं? तो मैंने कहा आंटी कि मैं पुट्टापर्थी आई हूँ। तो वो आंटी मुझे कहने लगी कि यहाँ से जाते वक्त आप मेरे घर पर आइए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आपके लिए एक बहुत स्पेशल मैसेज आया है फ्रॉम दिल्ली गुड़गांव गुरुजी के मंदिर से, और आपको ढूंढा जा रहा है और जो आपको सबसे पहले ढूंढेगा उसके लिए स्पेशल ब्लेसिंग्स हैं। और संगत जी मुझे ये बात समझ ही ना आए। और उसके बाद संगत जी मैंने फोन रखा और थोड़ी देर तक सिम मैंने लगी रहने दी। संगत जी उस बीच में मुझे इतने सारे फोन आ रहे थे, मेरा फोन लगातार बजता जा रहा था। और जो संगत जी मुझे मैसेज मिला वो ये था कि गुरुजी किसी सरदार जी के घर में दिखाई दिए और संगत जी वो जो सरदार जी वो टीवी देख रहे थे और बार बार गुरुजी उसके सामने आ जाते और गुरुजी उसे टीवी ही ना देखने दे और बार बार उससे बोले कि मेरा मैसेज मेरी संगत नाल पहुंचा। तो संगत जी वो सरदार जी गुरुजी से कहने लगा कि मैं आपसे एक ही बार मिला हूँ और अगर मेरी पत्नी और मेरी बेटियों को पता चल गया कि मैं गुरुजी के भूत के साथ बात कर रहा हूँ तो मेरी पत्नी मुझे बाहर निकाल देगी, मुझसे आपकी ये सेवा नहीं होगी। और फिर संगत जी गुरुजी ने इमीडिएटली प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए और गुरुजी ने उन्हें 3 मैसेज दिए। और संगत जी गुरुजी ने 1-2 संगत के मोबाइल नंबर भी दिए, खास तौर पर सरीन अंकल का। और जो पहला मैसेज था संगत जी वो मेनका गांधी आंटी के लिए था। उस समय संगत जी मेनका गांधी की जो मम्मी है वो हॉस्पिटलाइज थी और गुरुजी ने कहा कि मेनका गांधी नु मेरा मैसेज पहुंचा दे और दी माँ मेरी रक्षा छेगी और टेंशन ना ले। और जब संगत जी मेनका गांधी को हॉस्पिटल में ये मैसेज पहुंचा, हॉस्पिटल में गुलाबों की खुशबू फैल गई और उनकी मदर बिल्कुल ठीक हो गई। और जो दूसरा मैसेज था संगत जी वो रघुराय अंकल के लिए था। उनके लिए एक स्पेशल स्टेटमेंट गुरुजी ने दिया था कि तू ओनो रिक्वेस्ट करी उन्हें बड़ी फोटो खींचिया मेरी और मेरी कुछ फोटो कैलेंडर विच रिलीज कर दे। संगत जी रघुराय अंकल इन सरदार जी से मिलने आए और कहने लगे कि बिलीव इट और नॉट, हम 4-5 दिनों से अपने परिवार में यही सब डिस्कस कर रहे थे। और अंकल ने कहा कि मेरे पास गुरुजी के बहुत सारे फोटोज हैं कि गुरुजी के कौन से फोटो सिलेक्ट करूं और रिलीज करूं कैलेंडर में, और ये गुरुजी का साक्षात मुझे आदेश है। उसके बाद संगत जी रघुराय अंकल अपने फार्म हाउस पर गए और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, फार्म हाउस पर एक तोते के रूप में गुरुजी वहाँ पर आए और 2-3 घंटे तक गुरुजी महाराज वहाँ बैठे और रघुराय अंकल से बातें की और सब कुछ समझाया। और रघुराय अंकल के घर पे जो टेबल थी उसके ऊपर जो अपने बेस्ट फोटोग्राफ्स थे गुरुजी महाराज ने स्वयं उनको चूज करके उनकी टेबल पर फैला दिए। संगत जी पूरा कमरा बंद था, अचानक से बहुत तेज हवा आई और अचानक से बहुत सारी फोटोग्राफ्स नीचे कारपेट पे गिर गई और कुछ फोटोग्राफ्स टेबल पे रह गई। और ये तब हुआ संगत जी कि जब रघुराय अंकल ने गुरुजी से कहा कि
गुरुजी मैंने तो तुम्हारी सारी फोटोग्राफ सोहनी लगती पई है। मैंने समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सी फोटोग्राफ चूज करा कौन सी नहीं करा। गुरुजी तुसी आप ही गाइड करो। और उसी समय संगत जी ये चमत्कार हुआ और जो संगत जी गुरुजी की फोटोग्राफ्स टेबल पर थी उन्हीं के कैलेंडर्स बनना शुरू हुए। और जो तीसरा मैसेज गुरुजी ने दिया वो ये था, और जो पोडियास मेरी बिटिया गांधी है वो मेरी बेटी है और उन्हें ढूंढ के जो लेके आएगा और दी स्पेशल ब्लेसिंग्स है। और जब ये तीसरा मैसेज संगत जी संगत में पता चला तो उन्हें पता था कि गुरुजी महाराज ने मुझे पोड़ियाँ वानियाँ लिखवाई हैं और संगत जी उन्हें मैंने अपने बुक में लिखा है। और काफी सारे लोग संगत जी मुझे बाय फेस रिकॉग्नाइज करते थे और कहने लगे कि हम उन आंटी को जानते हैं। संगत जी मेरे घर का नंबर लिया गया। उस समय मोबाइल नंबर जो था मेरी मम्मी का किसी के पास नहीं था। लैंडलाइन नंबर पे लगातार फोन आते जा रहे थे और मेरी मम्मी ने फोन का रिसीवर उठा के रख दिया था, ये सोचकर कि पता नहीं मेरी बेटी कहाँ चली गई है और न जाने किस किस के फोन आ रहे हैं मेरे पास। अब मैं अपनी बेटी को कहाँ ढूंढूं, मुझे तो खुद ही नहीं पता कि वो कहाँ गई है। और संगत जी मेरी मम्मी बहुत टेंस्ड हो रही थी। और संगत जी गुरुजी का ये तीसरा मैसेज जो सरदार जी अंकल ने दिया था वो 1 महीने में सब तरफ फैल चुका था। और तब तक संगत जी मैं बेंगलोर पहुंच चुकी थी और गुरुजी के आशीर्वाद से मैंने अपना पुराना सिम कार्ड भी लगा लिया था। और मुझे पता चला कि गुरुजी महाराज ने वो जो सरदार जी अंकल है वहाँ पर ये मैसेज दिया है। और संगत जी उन सरदार जी अंकल ने मुझे कहा कि आपके लिए गुरुजी का पहला मैसेज है कि गुरुजी अब आपको आरती डिक्टेट करेंगे। मैंने उनसे कहा कि आप मजाक कर रहे हो, अभी तक तो गुरुजी ने मुझे सारी पोएट्री डिक्टेट की है। और संगत जी मैं उस व्यक्ति में से थी कि जब कोई आरती गाता है तो मैं हमेशा उसके पीछे में मम्बल करती रहती हूँ, मुझे किसी भी आरती के पूरे वर्ड्स नहीं आते। तो संगत जी वो सरदार जी अंकल मुझे कहने लगे ये तो और भी चंगा, तुझे ध्यान दोगे कि गुरुजी त्वाणु की लिखवा रहे हैं। तो मैंने कहा कि गुरुजी जब भी कुछ कहते हैं तो वो टेलीपैथिकली कहीं पर भी कुछ भी लिखवा देते हैं, तो जो भी गुरुजी हमें लिखवाते हैं हम बहुत ध्यान से ही सुनते हैं। और अगर हम ना भी सुने तो गुरुजी हमारी कान में इतनी जोर जोर से बोलते हैं कि हमें ध्यान से सुनकर लिखना ही पड़ता है। और जब संगत जी मैं पुट्टापर्ती से माला दवे के घर पर गई और जिस रात को संगत जी मैंने उनके घर पे कदम रखे, मैंने उनके पैर छू लिए, उन्होंने मेरे पैर छू लिए। और संगत जी उस समय मैंने गोल्डन जूती पहनी हुई थी और ब्लैक डिजाइनर सूट पहना हुआ था। और वहाँ संगत जी गुरुजी महाराज दिल्ली में संगत को दिखा रहे थे कि मैंने गोल्डन जूती पहनी हुई है और ब्लैक कलर का डिजाइनर सूट पहना हुआ है। तो वो आंटी मुझे कहने लगी कि गुरुजी महाराज ये मैसेज किसी और के थ्रू भी भिजवा सकते थे, लेकिन गुरुजी महाराज ने आपके थ्रू मुझे ब्लेस किया है। उसके बाद संगत जी मैं वापस आई और बहुत सारे लोग मुझसे मिलना चाहते थे कि गुरुजी ने मेरे लिए मैसेज भिजवाया है। और फिर से संगत जी हम लोग सीढ़ियों पर बैठे, हमने वही सारी वानियां गाई जो गुरुजी ने हमें दी और वो सारी शेरो शायरी जो गुरुजी महाराज हमसे करते थे। और काफी संगत ने कहा कि हम बहुत बहुत ब्लेस्ड है ये सुनकर कि गुरुजी भी शेरो शायरी करते थे और आपकी इस तरीके से ढूंढवाई मची हुई है। और संगत जी में मन ही मन बहुत मुस्कुराने लगी। और तब संगत जी मुझे बहुत सारी संगत ने आकर कहा कि आंटी हमें गुरुजी ने सपने में बताया है कि मेरी समाधि अधूरी है, उसे कंप्लीट करो और आप संगत की आवाज बनो। संगत जी मैं बिल्कुल भी कोई पॉलिटिकल पर्सन नहीं थी और मैं इन सब से वैसे भी बहुत दूर रहती हूँ, तो संगत जी संगत की आवाज बनोगे, मुझे समझ नहीं आया। फिर धीरे धीरे संगत जी सारी संगत इकट्ठी होने लगी, मीटिंग्स होने लगी। तो हमने डिसाइड किया कि हम कमेटी के पास जाएंगे, क्योंकि संगत जी उस समय कमेटी होती थी। और हमने डिसाइड किया कि हम कमेटी से बात करेंगे कि गुरुजी की जो समाधि स्थल है वो कम से कम ढका जाए, उसके ऊपर छत तो हो। संगत जी मीटिंगें होने लगी। फिर जो संगत थी संगत जी उनके साथ एक मीटिंग बड़े मंदिर में ऑर्गेनाइज की गई, वहाँ पर बापूजी को लाया गया। और उस दिन संगत जी बहुत भीड़ थी, पुरानी संगत भी आई हुई थी। और अचानक संगत जी वहाँ पर पुलिस कमिश्नर टोपी पहनकर आए और संगत जी मुझे अचानक किसी ने वहाँ पर धक्का दिया आगे की ओर। और जब देखा तो वो कुकी मारवा आंटी थी और मुझे कहने लगी कि आप ही आगे जाकर बोलो, आप ही संगत की आवाज हो। तो मैं आंटी से कहने लगी कि देखो मुझे भाषणबाजी करना नहीं आती है और अगर गुरुजी ने कहा है तो गुरुजी संभालेंगे। एंड संगत जी ऑल ऑफ सडन पुलिस कमिश्नर ने पूछ लिया कि जी आप हैं कौन। तो मैंने कहा जी हम गुरुजी के दीवाने। तो वो कहने लगे कि जी मामला कुछ और है। तो मैंने कहा कि हाँ जी कहिएगा। तो वो कहने लगे कि एक बहुत अमीर आदमी अपने पीछे बहुत सारी जायदाद छोड़ गया है, तो ये जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हैं ये उसको समेट नहीं पा रहे हैं और उसके लिए यहाँ पर लड़ाइयाँ हो रही है। तो मैंने उनसे कहा कि जी नहीं, यह मामला कुछ और है, आप ठीक से नहीं समझे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या है मामला। और संगत जी उस समय माइक ऑन था जो मुझे नहीं पता था और मैं उनसे बात करने पर कंसंट्रेट कर रही थी। और मैंने उन्हें बताया कि मामला ये है कि एक माँ 100 बच्चों को संभाल सकती है, तो क्या यहाँ पर 100 बच्चे मिलकर एक माँ को नहीं संभाल सकते। मेरे गुरु की समाधि अभी तक नंगी पड़ी है, किसी ने उनके लिए छत का इंतजाम नहीं किया। मैंने उनसे कहा कि यहाँ पर गुरुजी के दीवाने खड़े हैं, हम लोग खुद यहाँ पर एक एक ईंट उठाकर गुरुजी की छत बना देंगे। और संगत जी संगत के बीच में से किसी ने हाथ उठाया और कहा कि हम भी गुरुजी के दीवाने हैं। फिर तो संगत जी धीरे धीरे हर किसी का हाथ उठने लगा, हम भी गुरुजी के दीवाने हैं, हम भी। और ऐसे करके संगत जी सब कहने लगे कि हम भी गुरुजी के दीवाने हैं और एक एक करके हम भी ईंट उठाकर गुरुजी के लिए छत बना देंगे। और हम लोग यहाँ पर
आए ही इसलिए हैं कि हम यहाँ पर न्यू सेरेमनी कर सके। और जो संगत जी वो कमिश्नर थे, उन्होंने अपनी टोपी उतारी और धीरे से मुझे कहा कि इन गुरुजी के तो हम भी दीवाने हैं। संगत जी 15-20 मिनट हुए होंगे, जो कमेटी थी संगत जी वो पीछे से गायब हो गई। बापूजी वहाँ पर बैठे हुए थे। संगत जी उस समय ठंड थी और बापूजी ने शॉल भी नहीं पहनी हुई थी और बड़े गुमसुम से दिख रहे थे और बहुत बहुत उदास। वो अपना मुंह भी नहीं खोल रहे थे, उनके होठ कांप रहे थे और आंखों में आंसू थे। और तभी संगत जी मुझे गुरुजी महाराज एस्ट्रल फॉर्म में दिखाई दिए, एक सोल के फॉर्म में दिखाई दिए और मुझे कहने लगे कि चल हुन। और अचानक से संगत जी मैंने अपने शरीर में एक बहुत तेज शक्ति को अनुभव किया। संगत जी मैं अपने राइट में टर्न हुई, मैंने अपनी शॉल उतारी, बापूजी को पहनाई, उनका हाथ पकड़ा और दरबार से बाहर नीचे आ गई। संगत जी मैं और बापूजी गुरुजी के समाधि स्थल तक पहुंच गए और थोड़ी देर बाद संगत जी कुकी मारवा आंटी और भी संगत सीढ़ियों पर आकर खड़े हो गए और हमें देखते हुए कहने लगे कि अरे बापूजी और रमन आंटी तो पहले ही पहुंच गए। लेकिन संगत जी ये सब कुछ हमें नहीं पता चल रहा था, एक डिवाइन पावर हमें वहाँ लेकर आ गई थी। संगत जी मैं कह सकती हूँ कि किसी डिवाइन पावर ने मेरी बॉडी को टेक ओवर कर लिया था और बस मैंने बापूजी का हाथ पकड़ा और मैं गुरुजी के समाधि स्थल तक पहुंच गई। और वहाँ जाके रियलाइज हुआ कि हम गुरुजी के समाधि स्थल पर हैं। और संगत जी वहाँ पर साइड में एक फड़वा पड़ा था और बापूजी ने उस फड़वे को उठाया। मेरा हाथ बापूजी के हाथ में ही था और बापूजी ने उस फड़वे को बहुत तेजी से जमीन पर मारा तो मुझे बहुत तेजी से झटका लगा और ऐसा लगा कि जैसे मेरी बाह मेरे शरीर से अलग हो जाएगी। और तब संगत जी मैंने अपना हाथ हटाया, बापूजी ने एक फड़वा और मारा और जमीन से कुछ मिट्टी बाहर निकाली और अपनी जेब से 2 चांदी के सांप निकाले और बस बापूजी ने चांदी के 2 छोटे छोटे सांपों को उस निकली हुई मिट्टी में रखना शुरू ही किया था कि वहाँ पर खड़ी संगत ने हमारा वीडियो बनाना शुरू कर दिया। और तभी संगत जी एक संगत अंकल बहुत तेजी से भाग कर आए और 3-4 ईंटें वहाँ लेकर आए। और उस समय तो हमें ऐसा लग रहा था संगत जी कि बापूजी की जेब जैसे खजाने का पिटारा बन गई हो और उनकी जेब से खटाखट सामान निकलता जा रहा था। कभी रोली निकल रही है और फिर सब कुछ करते कराते बापूजी ने वहाँ पर पानी का छिड़का मारा और जय गुरुजी बोलते हुए ईंटें रख दी और वहाँ मौजूद सभी संगत ने तालियां बजाई और सभी जय गुरुजी कहने लगे। और उसके बाद सभी संगत ने वहाँ पर ईंटें रखना शुरू कर दी क्योंकि संगत जी हम सभी मन बनाकर आए थे कि आज हमें न्यू सेरेमनी करनी है। क्योंकि संगत जी न्यू सेरेमनी एक ऐसा वक्त होता है कि अगर एक बार न्यू पड़ गई तो फिर काम रुक नहीं सकता, फिर तो छत डलनी ही डलनी है। और संगत जी हम लोग उसी इरादे से आए और वहाँ पर कुछ संगत फूलों की माला भी लेकर आए थे और हमने फूलों की माला ईंटों पर रखी और इस प्रकार संगत जी न्यू सेरेमनी कंप्लीट हुई। और वहाँ पे सब लोग शोर मचाने लगे, जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। और बापूजी की आंखों से आंसू धराधर बहने लगे। बापूजी बहुत खुश और संगत जी बापूजी ने हमें बहुत बहुत ब्लेस किया। लेकिन संगत जी हमें होश ही नहीं था कि हमारे हाथ पैर कैसे हिल रहे हैं और हम कैसे काम कर रहे हैं। और संगत जी मैंने ऊपर आसमान की तरफ देखा और कहा जय गुरुजी। और जिस प्रकार से संगत जी गुरुजी महाराज मेरे कमरे में बहुत तेज रोशनी में ऑरेंज चोले में आए थे, उसी प्रकार संगत जी उगते हुए सूरज का जो कलर होता है वैसा संगत जी एक सूरज वहाँ पे आसमान में दिखाई देने लगा। और मैं समझ गई कि ये सब कुछ गुरुजी महाराज की प्लानिंग थी, ये उन्हीं का इशारा था और गुरुजी ने ही हमें कठपुतली बनाकर न्यू सेरेमनी करवाई है। और फिर संगत जी वहाँ से कहानी आगे बढ़ती चली गई। और पहली बात जो गुरुजी ने कही थी कि तुझसे बहुत सारे बड़े बड़े काम करवाने हैं और इस प्रकार से गुरुजी ने पहला कदम ये उठवाया, वो यहाँ तक लेकर आए। उसके बाद भी संगत जी में बहुत उदास रहती थी। मैंने अपनी सारी फाइल उठाई और गुरुजी की गद्दी के पास रख दी और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी अब मुझसे और लिखावट पढ़ावट नहीं होती और मैं इन फाइलों का करूंगी भी क्या, अब कौन मेरे साथ शेरो शायरियां करेगा, अब ये मेरे किस काम की है। और संगत जी मैंने अपनी सारी फाइल सारे नोट्स उठाकर गुरुजी की गद्दी के पास रख दिए और मैंने कहा कि गुरुजी अब बस मैं यहाँ से जा रही हूँ, शायद इसी चीज के लिए आपने इतनी ढूंढवाई मचाई, मुझे यहाँ तक बुलाया। और बस संगत जी इतनी बात हुई, मैं नीचे लंगर हॉल में गई, मैंने चुपचाप वहाँ पर लंगर खाया। और जब संगत जी लंगर खाकर बाहर आई तो वहाँ पर बहुत तेजी से शोर मचने लगा। सारी संगत गुरुजी की गद्दी के पास इकट्ठा हो गई कि अरे ये फाइलें किसकी है। और सभी संगत जोर जोर से कहने लगी कि कितनी तेज गुलाबों की खुशबू आ रही है। संगत जी मैं भी बहुत क्यूरियस थी। संगत कह रही थी कि देखो गुरुजी यहीं पर हैं। और जब मैं वहाँ पर गई संगत जी तो मैंने कहा कि ये तो मेरा स्कूल बैग है। और काफी संगत ने रिकॉग्नाइज भी कर लिया कि रमन आंटी का ही स्कूल बैग है, कि वो जब भी आती है अपना स्कूल बैग लेकर इसमें से फाइलें निकालती है और शेर व शायरी करना शुरू कर देती है। और जब संगत जी मैं वहाँ पहुंची और मैंने अपनी फाइलों को देखा संगत जी, तो उन फाइलों के अंदर से संगत जी अपने आप गुलाब के पेटल्स प्रकट हो रहे थे और बहुत सारी खुशबू आ रही थी। और फिर मैंने संगत को बताया कि बस मैंने यहाँ पर सारी फाइलें रख दी हैं क्योंकि अब मेरा मन यहाँ पर नहीं लगता है, मेरा मन अंदर से बहुत टूट चुका है और अब ये काम मुझसे और नहीं होगा। मेरी आंखें आज भी गुरुजी को ढूंढती है। तो संगत जी वहाँ पर जो संगत खड़ी थी वो कहने लगी कि नहीं आंटी आप ऐसा मत कहो, आपको एक काम करना ही होगा, दिस वर्क मस्ट गो ऑन, यू कैन नॉट स्टॉप इट। और संगत जी गुरुजी ने मुझे एक ब्लॉग ब्लेस किया है, गुरुजी महाराज की वाणी, और उसके अंदर संगत जी ये सारी पोएट्री है, ये सारी
सारी शेर व शायरी है जो गुरुजी महाराज ने मुझे लिखवाई है। वही सब वाणी है संगत जी जिसे गाते ही संगत जी मिरेकल हो जाता था, अमृत बरसता था। और 2008 तक संगत जी वो ब्लॉग पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया था और आप बिलीव नहीं करोगे उस ब्लॉग में खुद ब खुद गुरुजी का स्वरूप अपने आप प्रकट होने लगा था। संगत जी मैं महासमाधि का सत्संग यहीं तक रखती हूँ जहाँ तक गुरुजी महाराज ने हमारे साथ बहुत सारी लीलाएं रची। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम दिल्ली से रेशम आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी मैं रेशम दिल्ली से हूँ और ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है। संगत जी मैं जब हर दिन सोती हूँ तो गुरुजी को कहती हूँ कि आप सबके सपनों में आते हो, बस मेरे ही सपने में नहीं आते। जबकि संगत जी मुझे हमेशा ऐसा फील होता था कि मैंने गुरुजी का सपना देखा, लेकिन संगत जी सुबह उठते ही भूल जाती और कहती गुरुजी आप सपने में नहीं साक्षात आते हो, प्लीज एक बार मेरे सपने में भी आ जाओ। और संगत जी मेरा दूसरा सपना है जो मुझे याद है कि गुरुजी मेरे पास बैठे हैं और मुझे अपने पास बिठाकर कुछ खिला रहे हैं। ऐसा लगा संगत जी जैसे मुझे दुनिया की हर खुशी मिल गई हो। फिर गुरुजी ने मेरे पेट को दबाया और कहा तू फैटी लीवर है, और मेरे पेट पर गुरुजी ने अपने पैरों को टच किया। संगत जी इसका मतलब तो मैं नहीं समझी, पर मैं वाकई में पेट दर्द से बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। शायद गुरुजी ने मेरे सपने में आकर मेरे सारे दर्द और कष्ट काट दिए हैं। संगत जी अभी कुछ समय पहले ही मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया है, मुझे गॉल ब्लैडर स्टोन आया है, बट मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है और मेरा ऑपरेशन बार बार टल भी जा रहा है। बस कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए कि मेरे सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए। संगत जी मेरा बेटा अभी 3 साल 4 महीने का है, तो बस मैं अपनी फैमिली के साथ अच्छे से रहना चाहती हूँ। और संगत जी मैंने गुरुजी के चरणों में एक अरदास भी लगाई हुई है और उसके पूरे होते ही मैं आप सबके साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। और आज मैं टीना आंटी का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जिनके सत्संग से हमारी रूह को सुकून मिलता है। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।